एल्कोहलों का वर्गीकरण चल ही रहा था। एल्कोहलों के वर्गीकरण में हमने किसी भी एल्कोहल को दो प्रकार से वर्गीकृत कर लिया था। पहला एल्कोहलिक समूहों की संख्या के आधार पर और दूसरा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तीसरे प्रकार से और अंतिम प्रकार से एल्कोहलों का वर्गीकरण कहा जाता है, जिसे पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। अब बात आ रही है कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन ही दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेम अगर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं तो उन पर आधारित एल्कोहल भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि एल्कोहल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये वाली बात बताने की मेरे ख्याल से खास आवश्यकता नहीं है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त एल्कोहल क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त एल्कोहल क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते थे ऐसे होते थे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंध पाया जाता था, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते थे जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य या तो द्विबंध पाया जाता था या तो त्रिबंध पाया जाता था। थोड़ा सा इस बात पर जरूर चर्चा कर सकते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त इनका नाम क्यों रखा गया। देखो ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। संतृप्त असंतृप्त नाम इसलिए दिया गया, सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली बात है, संतृप्त का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ। कभी भी अगर संतृप्त शब्द का अर्थ आ जाए तो इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ, और असंतृप्त का अर्थ होता है अभी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो अगर किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, देखो मैंने एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रखी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये भी है पहला कारण क्योंकि CH3 और CH3 के बीच में कार्बन और कार्बन एटम के मध्य सिंगल बॉन्ड या एकल बंध का प्रयोग किया गया है, इसलिए संतृप्त इसको मानते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला और लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड से। और इसको असंतृप्त क्यों मानते हैं, रीजन है कि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित है। ये तो पारिभाषिक तौर से अगर आप देखते हैं तो परिभाषा में ही बता देते हैं, लेकिन बेटा हम इस बात पर चर्चा करते हैं संतृप्त इसका नाम और असंतृप्त क्यों रखा गया। देखो होता क्या है, अगर आप इस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाओगे, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त है या असंतृप्त है, ये बाद में बात होगी। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और उस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा देते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वैसे तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों से जब भी पूछा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपने ये बात पहले से बता रखी है कि भैया सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में संतृप्त, और कार्बन और कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसको क्या बोल दीजिए, असंतृप्त। लेकिन फिर भी इस घटना को और अच्छे ढंग से अगर पढ़ें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर कोई भी पदार्थ आपके पास है और उस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ने से इनकार कर देता है, अर्थात अपने साथ जुड़ने नहीं देता है, या हाइड्रोजन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रहण नहीं करता है। और जो भी ना ग्रहण करता है ना अपने साथ जुड़ने देता है, बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर इसी जगह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आप हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएं तो होता क्या है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन को, एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन को, और इस प्रकार से बनाकर क्या करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरी बात मुझे क्या पता चलती है, जिसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं वो कंपाउंड हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या कर सकता है। एक नॉर्मल सी बात है, संतृप्त अगर होगा कोई हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया किसी भी हालत में नहीं करेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। इस घटना को मैं देखो कितने प्रकार से बोल सकता हूँ, ध्यान रखना हर शब्द। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर सकते हैं,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ग्रहण कर सकता है। अब इस बात पर आ गए, इतनी बात है, लेकिन इनका नाम क्यों संतृप्त रखा गया होगा और इसका नाम पीछे वाले का असंतृप्त क्यों रखा गया होगा? बेटा संतृप्त का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ। अभी मैं क्या समझता हूँ, आप थोड़ी सी बात इसको ऐसे समझें कि आपके पास एक बॉक्स और वो बॉक्स किसी वस्तु से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात वो बॉक्स कैसा है, वस्तु से संतृप्त है। अगर बॉक्स पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो क्या कोई बाहरी वस्तु उसके अंदर रखी जा सकती है? नहीं। भाई संतृप्त का अर्थ क्या हुआ कि पूर्ण रूप से भरा है, और क्योंकि पूर्ण रूप से भरा है बाहर से कोई पदार्थ इसके साथ रखा नहीं जा सकता, बाहर से कोई पदार्थ इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता, या बाहर से आने वाले किसी पदार्थ को ये ग्रहण नहीं करेगा। ये तो ऊपर वाला हाइड्रोकार्बन कर रहा है, बाहर से आने वाले पदार्थ को अपने साथ नहीं जोड़ रहा था। क्यों नहीं जुड़ रहा था? क्योंकि ऊपर वाला हाइड्रोकार्बन जो है वो पूर्ण रूप से संतृप्त था, भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? हाइड्रोजन एटम के साथ। जितने भी कार्बन एटम थे वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम के साथ फुल फिट थे, पूरी तरीके से भरे थे। और क्योंकि पूर्ण रूप से भरे होने के कारण इस हाइड्रोकार्बन ने हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं जोड़ा। मैं समझ गया ये पहले से ही क्या है, पूरा भरा हुआ है, और पूरे भरे हुए को क्या बोलते हैं? संतृप्त। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को नॉर्मली दे सकता हूँ इस प्रकार का, आपको समझने के लिए। जैसे क्या है, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है और आप अच्छा सा भोजन बनाते हो, उसके लिए उसको पूड़ियाँ बना दी हैं खाने के लिए, क्योंकि मेहमान को अच्छा लगता है, वो खाता रहेगा 18, 19, 20 पूड़ियाँ खा ली। इसके बाद जब आप 21वीं पूड़ी उसको देने जाओगे तो क्या कहेगा? देखो अब हमको नहीं चाहिए, अब हम संतृप्त रूप से एक पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं? संतृप्त। संतृप्त का मतलब गले तक वो क्या हो गया? भर गया है। अच्छा क्या समझो, संतृप्त होने के बाद अर्थात पूर्ण रूप से भरने के बाद क्या वो अब अतिरिक्त एक भी पूरी ले सकता है? संतृप्त की ये पहचान नहीं होती। कोई कह रहा है हाँ ये इसका नेचर है, संतृप्त होने के बाद भी 4 से खा जाएगा। वैसे संतृप्त होने का एक साधारण सी प्रक्रिया है कि भैया क्योंकि संतृप्त हो गया है, वो पूर्ण रूप से भर गया है, क्या वो अतिरिक्त किसी पूरी को अपने साथ ऐड कर सकता है? नहीं कर सकता। भैया जो अब रहा वो बाहर रहेगा, अब इतना ही खाना अंदर जाएगा केवल। तो संतृप्त क्या करता है? किसी अतिरिक्त चीज को अब ग्रहण नहीं करता है। सेम जो भी हाइड्रोकार्बन किसी अतिरिक्त हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, जोड़ नहीं पाता, भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बोलते हैं। और ऐसा हाइड्रोकार्बन देखो अभी ये पूर्ण रूप से भरा नहीं था, पूछेगा क्यों नहीं पूर्ण रूप से भरा था? मैं कहूँगा देखो हाइड्रोजन तो इसके साथ आके जुड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया के ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दे दिया गया है ये कैसा है? असंतृप्त। बाद में ये पहचान बनाई गई कि संतृप्त सिंगल बॉन्ड रखेगा कार्बन एटम के बीच में, और असंतृप्त कार्बन और कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड रखा गया या तो ट्रिपल। ये बॉन्ड वाली थ्योरी जो है ये बाद की, लेकिन किसी हाइड्रोकार्बन को पहचानने की जो नेचर है, जो मुख्य तरीका है वो यही है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ने की क्षमता रखता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अभी भरा नहीं है वो। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूर्ण रूप से भर चुका होता है, इसलिए वो किसी अतिरिक्त हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ता नहीं। तो कभी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान आएगी। भैया ये जल्दी से बता डालोगे। संतृप्त पूर्ण रूप से भरे हुए हाइड्रोकार्बन होते हैं जो अतिरिक्त हाइड्रोजन को ग्रहण नहीं करते, अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन पर अतिरिक्त आबंध बनाने की क्षमता होती है, अतिरिक्त हाइड्रोजन को जोड़ने की क्षमता होती है, या अतिरिक्त हाइड्रोजन से रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, और हाइड्रोजन अभिक्रिया के द्वारा उनसे आसानी से जुड़ जाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त को इस प्रकार से ध्यान रखना। अच्छा तो हम लोगों ने ये भी रखा है कि हाइड्रोकार्बन की प्रकार के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण किया जाए, तो एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के बेटा एल्कोहल होते हैं संतृप्त एल्कोहल, जिसको बेटा बोलते हैं सैचुरेटेड एल्कोहल। अच्छा संतृप्त एल्कोहल में से पहचान तो मेनली मैंने क्या बताई थी, संतृप्त एल्कोहल भी किसी हाइड्रोजन एटम को अटैच होने नहीं देगा, लेकिन अब परिभाषा बॉन्ड के थ्रू चलेगी।
बाकी संतृप्त कार्बन जैसे मैंने बताया उसको ध्यान रखना है, कभी भी संतृप्त है तो बता देना है वही बात। ठीक है, संतृप्त एल्कोहल क्या होते हैं, लिखते हैं वे एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन एटम के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन एटम के मध्य या किन्हीं दो कार्बन एटम्स के मध्य जो है वो एकल बंध पाया जाता है। ऐसे एल्कोहलों को बेटा संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। अच्छा, संतृप्त लिख दो या सैचुरेटेड लिख दो, सेम चीज है, उसमें से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। संतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है संतृप्त एल्कोहल में से एग्जाम्पल की डिमांड आ जाती है, क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो संतृप्त एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सके। भैया नॉर्मली जितने भी एल्कोहल पढ़े हैं आपने, सिंगल बॉन्डेड एल्कोहल, वो सारे के सारे एल्कोहल संतृप्त एल्कोहल हैं। उनमें से चाहे बेटा CH3OH हो, नाम याद होना चाहिए इसका, मेथाइल एल्कोहल कहते हैं इसको, और यह इसका नाम एक और है मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। और भी कोई संतृप्त एल्कोहल की बात करता है तो भैया एक और संतृप्त एल्कोहल मेरे पास है CH3CH2OH। इसमें से देखने पर भी पता चल रहा है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। और एकल बॉन्ड होने की वजह से मैंने इसको संतृप्त एल्कोहल की श्रेणी में डाला है। नाम कोई पूछेगा इसका क्या है तो बेटा कार्बन 2 एटम वाले हाइड्रोकार्बन भाग को एथाइल कहते हैं, एथाइल। और क्योंकि OH लगा हुआ है नाम के लास्ट में करेंगे एल्कोहल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, फिर एग्जाम्पल ये लिखा जा सकता है CH3CH3। और बेटा यहाँ बीच में मैंने OH लगा दिया। OH एटम कहीं पर भी लग जाए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंधी आना चाहिए, क्योंकि सभी जगह कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध आया है। ये भी संतृप्त एल्कोहल है। और नाम अगर इसका पढ़ेंगे तो बेटा आपको पता होगा इस ग्रुप को, ऊपर वाले ग्रुप को मैंने लिया, इस फॉर्मूले को मैंने लिखा था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो गया सैचुरेटेड एल्कोहल। आपने परिभाषा लिख ली और कम से कम 2 एग्जाम्पल को आपको तैयार करके रखना ही है हमेशा के लिए। तीसरा, आप इच्छा हो लिख दें, आपकी इच्छा ना हो ना लिखें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल तैयार कर लेना जो कम से कम 2 एग्जाम्पल को होगी किसी भी फॉर्मूले के या किसी भी प्रकार के एल्कोहल की। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं सैचुरेटेड एल्कोहल को लिख चुके। अगले नंबर पर आते हैं अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अच्छा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल का एक और नाम है असंतृप्त एल्कोहल। परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं, जहाँ पे आप लिखा है कार्बन और कार्बन एटम के मध्य एकल बंध बना पाया जाता है, तो वहां पर लिख देना है कार्बन और कार्बन के बीच या तो द्विबंध पाया जाता है या तो बेटा त्रिबंध पाया जाता है। ये दोनों ही कंडीशन पे अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनता है। तो क्या लिखते हैं कि वे एल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन एटम के मध्य डबल या ट्रिपल, द्विबंध या ट्रिपल बंध भी बोल सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं। असंतृप्त लिख लें या अनसैचुरेटेड लिख लें। अनसैचुरेटेड
एल्कोहल कहलाती है। और बेटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल में अगर एग्जाम्पल की बात आ जाए भैया, दो एग्जाम्पल तो बहुत ही ढंग से तैयार करके रखना, और इन दोनों के नाम बिल्कुल लास्ट तक मत भूलना। देखो क्या है, सिंगल बॉन्डेड एल्कोहल को उनके एग्जाम्पल लिख पाना आसान। रीजन है आपने ज़्यादातर यही वाली पढ़ी है, डबल बॉन्डेड शायद ही कभी नंबर आ जाए। तो सिंगल बॉन्डेड के एग्जाम्पल मैं क्या सोचता हूँ बहुत आसान है, आसान डबल बॉन्ड कर लिए, लेकिन भैया इसको ध्यान दे देना ज़्यादा एग्जाम्पल क्योंकि डबल बॉन्ड के अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए जो भी एग्जाम्पल है उनको सही से याद रखना। जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, या तो OH सामने लगाया जा सकता है बराबर तो, या तो OH बेटा CH से कहाँ लगाया जा सकता है नीचे। इन दोनों ही कंडीशन पर फॉर्मूले पर कोई भी परिवर्तन नहीं है, और इस प्रकार के एल्कोहल को CH2 डबल बॉन्ड CH और उसी CH पर अगर OH लगा हुआ हो, इस प्रकार के एल्कोहल को बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। अच्छा देखो एक और यह बात याद रखना, इसको विनाइल एल्कोहल तो बोलते ही है, उच्चारण में से चेंजमेंट आ सकता है। कैसा? विनाइल एल्कोहल को वेनिल एल्कोहल भी कहते हैं, वाइनिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आता है, इसी प्रकार के एल्कोहल की बात करें। वैसे एक और मैं बात बता दूं, अगर OH हटा दिया जाए, इस वाले भाग को विनाइल बोला जाता है। अगर यहाँ पर Cl लगा दिया जाए तो विनाइल क्लोराइड, अगर यहाँ पर और भी कोई अदर ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो विनाइल और साथ में उस ग्रुप का नाम, लेकिन क्योंकि यहाँ OH को अटैच किया गया है तो इतने भाग का नाम विनाइल, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो भैया इस कंपाउंड का नाम खुद ही ढंग से याद रखना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, असंतृप्त वाले एल्कोहल अपने कोर्स में बहुत ही कम है, ना कि बराबर है, इसलिए उनके एग्जाम्पल तैयार रखना। संतृप्त में क्या होता है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल पता होते, आप कोई भी लिख सकते हो, आपके पास बहुत सारे चुनाव है, ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी एल्कोहल के फॉर्मूले को लिख सकते, लेकिन असंतृप्त में से आपको बहुत ही कम एल्कोहल पता है, इसलिए इन एग्जाम्पल को मत छोड़ना। एक और बेटा देखो होता है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी पता कर लेना। इस फॉर्मूले का नाम है बेटा एलाइल एल्कोहल। डबल बॉन्डेड एल्कोहल को भैया बहुत अच्छे ढंग से इसकी पहचान बना करके रखना, क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं जो अपने कोर्स में पूछे जा सकते हैं, और बाकी जो डबल बॉन्डेड है वो मैंने बताया ना, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कोहल अपने कोर्स में बाकी है नहीं क्या, और फालतू में मैं बहुत सारे अतिरिक्त रूप से एग्जाम्पल लिखा के आपको परेशान नहीं करना चाहता। एक काम करेंगे, एल्कोहलों का जितने भी प्रकार से वर्गीकरण है हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि एल्कोहल का विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में नामकरण कैसे किया जाए, क्योंकि एल्कोहल का नामकरण की 3 पद्धतियाँ हैं। एक सामान्य पद्धति, दूसरा अगर देखा जाए कार्बिनाल पद्धति, और तीसरा है IUPAC पद्धति। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे और फिर एल्कोहलों को नामकरण की विधियों को पढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण करेंगे। हालांकि इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, लेकिन मेनली अपने कोर्स में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण आते हैं। जिन डाई और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण अपने यहाँ पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके भी मैंने लिख रखे हैं। जैसे कुछ जगहों पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको भी मैंने लिख रखा है। लेकिन मेनली हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ने होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आप जानते हो ना, OH समूह कितनी बार उपस्थित होना चाहिए? केवल एक बार। और इनमें से भी अगर हम ध्यान दें तो मैंने बताए थे 3 सिस्टम होते हैं पढ़ने के, और उन 3 सिस्टम में से हम पहला सिस्टम पढ़ेंगे। सामान्य पद्धति में कहता है एल्कोहलों का नामकरण कीजिए, या सामान्य पद्धति नाम कह दे तो उसी को हम कहते हैं निरर्थक पद्धति। तो रूल पद्धति भी उसी को जाना जाता है, सिंपल सिस्टम भी इसी को कहते हैं, और ट्राइवियल या ट्रिवियल सिस्टम इसको बोल सकते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम या पद्धतियाँ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। इनमें से कुछ भी आएगा
आप इनका सामान्य नाम ही लिख कर आओगे। कैसे लिखोगे? केवल सामान्य नाम पढ़ते हैं, अभी आईयूपीएसी पर कोई चर्चा नहीं। बेटा पहला फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, कार्बन एक वाला एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप को आप समझते होंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं? मेथाइल या मेथिल। और बेटा OH क्योंकि लिखा है, तो OH के लिए हम यूज करने वाले हैं कौन से शब्द का? एल्कोहल। अच्छा दूसरे कंपाउंड को देखें तो बेटा इसमें कार्बन 2 वाला एल्काइल ग्रुप है। कार्बन 2 वाले एल्काइल ग्रुप को आप जानते होंगे एथाइल बोलते हो, और OH के लिए आप यूज करते हो एल्कोहल। इसमें से ध्यान देते हैं, देखो ये फॉर्मूला, इसमें से कार्बन 3 वाला एल्काइल ग्रुप है। कार्बन 3 वाले एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं प्रोपाइल। देखो थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, प्रोपाइल। और बेटा क्योंकि साथ में OH लगा है, मैंने बताया OH के लिए आप एल्कोहल शब्द का यूज करोगे। इस फॉर्मूले पर 2 मिनट बाद में आएंगे, पहले इसके नीचे वाले फॉर्मूले को देखिए। बेटा देखो ये भी तो 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है भाई। अगर ये 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है तो ये भी तो 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। तो 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को भैया को आपने पहले भी प्रोपाइल लिखा था और अभी भी प्रोपाइल लिखेंगे, क्योंकि OH है, एल्कोहल शब्द का यूज करना जरूरी है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें से जो दोनों में डिफरेंस मुझे क्या समझ में आता है, इसमें से 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप में कॉर्नर पर OH कनेक्टेड, इसमें से 3 कार्बन वाले ग्रुप में से बीच में OH कनेक्टेड। ध्यान रखने वाली बात है, जो फॉर्मूले में कार्बन के एंड पर OH ग्रुप कंपाउंड ऊपर लगा होगा, हम ऐसे फॉर्मूले को नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं। नॉर्मल शब्द पूरा न लिख कर केवल क्या लिख लिया जाता है? एन। और इसमें से जिसमें से 3 कार्बन की बीच वाली श्रृंखला पर एक कार्बन को छोड़कर दूसरे नंबर पर OH लगा है, इस फॉर्मूले को बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, कॉर्नर पे जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल यूज में आएगा, और अगर बीच पर आ गया तो आइसोप्रोपाइल यूज में आएगा नाम। ध्यान रखने वाली बात क्या है, दोनों ही प्रोपाइल एल्कोहल के फॉर्मूले हैं। और पूछता भी है प्रोपाइल एल्कोहल कितने प्रकार के फॉर्मूलों को बना पाता है, तो प्रोपाइल एल्कोहल 2 प्रकार के फॉर्मूलों को बनाता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और दूसरा फॉर्मूला होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अच्छा इसका आइसोप्रोपाइल वाला ना होता तो मैं नॉर्मल का नाम इसमें से पहले N नहीं भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि जस्ट बगल में आइसो कंपाउंड भी है, तो हमें डिफरेंस नहीं बताना पड़ता हमें कि ऊपर वाले को नॉर्मल समझना है, नीचे वाले को आइसो। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा। इसका देखो इसमें से OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 कार्बन एटम जुड़े हैं। तो भैया क्योंकि OH जिस कार्बन का उससे 3 कार्बन एटम जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा 3 डिग्री का, या टर्सरी लिख देते आप, या तृतीय लिख देते, जो भी आपको समझ में। 3 डिग्री समझ में आया, मैंने 3 डिग्री लिख दिया इसको। 3 डिग्री को इसलिए लिख दिया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ का है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, अब देखते हैं कार्बन कितने हैं टोटल। तो बेटा 1 2 3 4, इसलिए इसके नाम के आगे ब्यूटाइल। और बेटा मैंने पहले से आपको बता रखा है कि OH के लिए आप कौन से शब्द का यूज करोगे? एल्कोहल। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, और नेक्स्ट नंबर पे चलते हुए एक चीज को और ध्यान दिलाते हैं। देखो कौन सी चीज ध्यान दिलाते हैं, अगर किसी फॉर्मूले पर OH समूह 2 बार आया है तो फिर उसके नाम के लास्ट में सामान्य पद्धति के नाम के लास्ट में, आईयूपीएसी पर नहीं, सामान्य पद्धति के नाम के लास्ट में ग्लाइकॉल नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार OH आ रहा था एल्कोहल, अगर 2 बार OH आएगा तो ग्लाइकॉल शब्द का यूज करेंगे। और ग्लाइकॉल शब्द का यूज कैसे करेंगे बेटा, एक तो सबसे पहली बात 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इसमें से पढ़ेंगे एथाइलीन। और बेटा क्योंकि 2 बार OH है, मैं इसके नाम के लास्ट में लगा दूंगा ग्लाइकॉल। ध्यान रखने वाली बात है कि मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी एल्कोहल में ऐसा मिलता है कि वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, अर्थात OH ग्रुप उस पर कितनी बार कनेक्टेड है? 2 बार। तो यौगिक का नाम पढ़ने के लिए नाम के लास्ट में अब एल्कोहल नहीं लगाना है। जब भी आप उसका सामान्य पद्धति, निरंतर पद्धति, ऋण पद्धति,
इन पद्धतियों में नाम पढ़ोगे, नाम के लास्ट में क्या लगाना है, ग्लाइकोल। अब चले आते हैं इधर की ओर, और इधर कुछ फॉर्मूले लिखे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इनमें से भी सेम चीज है, क्या है कि OH समूह कितनी बार यूज में आया है, 2 बार। क्योंकि 2 बार यूज में आया है भैया, नाम के लास्ट में एक चीज हम पहले से लिखें, ग्लाइकॉल, क्योंकि ये तो यूज करना ही करना है। अब और एक चीज को ध्यान दो, अगर कार्बन 2 को एथाइलीन कहा था, वैसे कार्बन 2 का जो पेरेंट नेम होता है एथ, और एथ को पढ़ा था आपने एथाइलीन, वैसे ही कार्बन 3 वाले ग्रुप का नाम होता है प्रोप, और प्रोप का अगर इसी बेसिस पे नाम पढ़ोगे तो बेटा सूट हो जाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। अभी ध्यान देते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, और भैया नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो नेक्स्ट लेवल का भी है। अब देखो इसके नाम को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इस बात को देखेंगे, इसमें से थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन अलग अलग कैसी है, देखो इन फॉर्मूलों को, इनमें से ग्लाइकॉल पढ़ रहे थे, OH कंसेक्यूटिव कार्बन एटम पे थे, लगातार थे, बीच में कोई गैप नहीं छूटा था, लगातार कोई गैप नहीं छूटा। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब तो बीच में क्या है, गैप भी है। अब बीच में गैप आने से फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो वाली बात कर ले कि 2 बार OH है तो ग्लाइकॉल नाम तो पढ़ना ही पड़ना है, तो भैया ये वाला नाम तो हम पहले से ही लिख देते हैं, ग्लाइकॉल। और ग्लाइकॉल के साथ ये भी ध्यान देना है कि कार्बन कितनी बार आया है, 3 बार। इसको ध्यान रखो, किसको ध्यान रखो, ये वाली बात। अगर आपको CH2 ग्रुप एक से ज्यादा बार मिलना स्टार्ट होता है तो ध्यान रखो, इस ग्रुप को फिर पढ़ते हैं मेथाइलीन, ध्यान रखना इसको। कैसे, CH4 था मीथेन, CH3 हो गया मेथाइल, इसमें से भी एक H हट गया, CH2 हो गया मेथाइलीन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। कार्बन में हाइड्रोजन 4 होते हैं, मेथेन पढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन हट गया तो इसको पढ़ते हैं मेथाइल, और एक हाइड्रोजन और हट गया तो इसको पढ़ते हैं मेथाइलीन। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, अगर CH2 को मेथाइलीन बोलते हैं, यहाँ कितनी बार मेथाइलीन बोलते हैं, 3 बार, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन ये सूत्र का प्रयोग कब कर रहे हो, जब OH 2 बार है और साथ में OH लगातार कार्बन एटम पर नहीं है। देखो इस पे होता तो ना कहते, पहले पर है, दूसरा छूट गया है, तीसरे पर है, तो इस प्रकार के नाम पड़े, ग्लाइकोल लास्ट में। और बेटा 3 बार CH2 ग्रुप है, इसलिए इसका नाम रखेंगे ट्राई मेथाइलीन। ट्राई का मतलब 3 बार, मेथाइलीन का मतलब है CH2 ग्रुप है, और बाकी क्योंकि 2 बार OH है भैया, ग्लाइकोल को नाम के लास्ट में लगाना ही था। अच्छा इसका नाम पढ़ लेते हैं, इसका नाम पढ़ेंगे अगर बेटा, देखो ध्यान से देखते हैं सबसे पहली बार कि क्योंकि 2 बार OH है, एक बात को पहले से कंफर्म है, नाम के लास्ट में क्या लगने वाला है, ग्लाइकोल। ये तो हम कभी नहीं भूले अभी तक, 2 बार OH के लिए ग्लाइकोल शब्द का यूज करना ही करना है। हाँ, और इसको कैसे देख लेते हैं बेटा, कार्बन बीच में कितने, 1 2 3 4, या मैं क्या सोचता हूँ, मेथाइलीन 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 और मेथाइलीन 4 बार आया है क्या इसमें से, तो इसको पढ़ेंगे टेट्रा मेथाइलीन। तो बेटा नाम हो जाएगा टेट्रा मेथाइलीन, और क्योंकि 2 बार OH था, ग्लाइकोल को लगाना जरूरी था। लास्ट में एक कंपाउंड बचता है जिसका सामान्य पद्धति में नाम बिल्कुल तैयार करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है। अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ना होता तो ध्यान से देखो, यहाँ मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिखे थे, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो मैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्यों पढ़ाता, तो अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी मैं ना लिखता। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा एक फॉर्मूला आपने देखा था क्लास 10 पर साबुनीकरण प्रक्रिया में, जब साबुन का निर्माण हुआ था, साबुन के जस्ट बगल में एक कंपाउंड लिखा था, हालांकि यहाँ पे इस प्रकार से रखे हैं कार्बन, यहाँ ऐसे रखे थे कार्बन, ऊपर से नीचे लिखा, एक फॉर्मूला था। तो बेटा ये ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। तो
इसके फॉर्मूले का नाम अलग से तैयार रखना है, ग्लिसरॉल। तो सारे के सारे कंपाउंड जो मुझे ऐसे लग रहे थे कि आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए, मैंने सामान्य पद्धति पर नामकरण उनका किया है। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे। दूसरे प्रकार के सिस्टम में ऐसे ही इनको के नामकरण की प्रक्रिया को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर देते हैं। अगला सिस्टम बेटा हम लोगों ने भी रखा है, कहता है व्युत्पन्न पद्धति। एल्कोहलों का नाम व्युत्पन्न पद्धति में, व्युत्पन्न पद्धति को अंग्रेजी में डेरिवेटिव सिस्टम भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है कार्बिनॉल्स पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कार्बिनॉल सिस्टम कहते हैं। और कार्बिनॉल सिस्टम को पढ़ने के लिए एक ही बात को बस जान पाना जरूरी है, सारी बातों को ध्यान नहीं देना। क्या ध्यान देना जरूरी है? कार्बन प्लस जो OH होता है, एक कार्बन में लिक्विड, वन कार्बन एटम या वन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप प्लस OH को हम लोग एक विशेष शब्द से पढ़ेंगे, और वो शब्द है कार्बिनॉल। जब भी कभी ऐसा आ जाए तो कार्बन प्लस OH ये ऐसा ग्रुप होगा जिसका नाम कार्बिनॉल बोल देना है, बाकी सारा का सारा सिस्टम पुराने जैसा चलेगा। कैसा पुराने जैसा चलेगा? देखो कार्बन प्लस OH, मैंने बताया कार्बन प्लस OH को क्या नाम दे देना है? कार्बिनॉल। तो भैया ये फॉर्मूला हो गया कार्बिनॉल का, ध्यान रखना। तो सर ने अभी 2 दिन पहले इसका नाम मिथाइल अल्कोहल बताया था, बेटा बिल्कुल बताया था। वो सामान्य पद्धति पर था, रोल पद्धति पे था, निरर्थक पद्धति पे था। ये डेरिवेटिव सिस्टम या कार्बिनॉल सिस्टम पर है, तो अलग सिस्टम अलग नाम। अभी ध्यान देने वाली बात है, मैं दूसरे पर आ जाता हूँ। मैंने कहा था एक कार्बन प्लस एल्कोहल, भाई कार्बन ये हो गया, एल्कोहल ये हो गया, इसको क्या नाम देना है? कार्बिनॉल। तो मैं इसका नाम बेटा पहले से ही लेता हूँ, इसको पढ़ना है कार्बिनॉल। ध्यान से देखिए, यहाँ तक का नाम तो आपने पढ़ रखा है, कार्बन प्लस OH वाला ग्रुप पढ़ रखा है। इसके पहले कौन सा ग्रुप लगा है? CH3। इसको अगर याद होगा तो बेटा इसका नाम था मेथाइल, नहीं था नाम इसका, इसको मेथाइल बोलते हैं। जस्ट नीचे लिखा है फॉर्मूला और है आपके पास, इसको पढ़ लेते हैं। बेटा देखो मैं इसको पढ़ूंगा तो सबसे पहली बात कार्बन प्लस OH वाले ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? कार्बिनॉल। तो ये अगर कार्बिनॉल हो गया तो बेटा ध्यान से देखने वाले, कार्बिनॉल में से 2 मेथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डाई मेथाइल, या अगर आप पढ़ना चाहो तो डाई मेथिल भी कह सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। हिंदी में बेटा इसको मेथिल ही लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में जे थॉमसन लिखते थे और हिंदी में जब उसको पढ़ते थे तो थॉमसन पढ़ते थे। बिल्कुल अंग्रेजी में एलेक्जेंडर लिखते थे तो हिंदी में उसको क्या पढ़ते थे? सिकंदर पढ़ते थे। अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं तो हिंदी में उसको हिंदुस्तान या भारत बोलते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, सेम है, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। अंग्रेजी में है मिथाइल, मैंने पढ़ दिया, हिंदी में होता मैं मिथिल कह देता। इसको थोड़ा सा और ध्यान देंगे। इसको बेटा कार्बन प्लस OH, और कार्बन प्लस OH को मैंने वहाँ देखो किनारे पर लिख रखा है कि कार्बिनॉल बोलना है, तो इसको तो मैं सबसे पहले नाम दे दूंगा कार्बिनॉल। अभी एक बात हो रहा है कि कार्बिनॉल तो बेटा कार्बन और OH को मिला दूंगा, इस पर मिथाइल ग्रुप कितनी बार है? 3 बार। तो नाम के पहले लगा देंगे ट्राई और मिथाइल का यूज तो करना ही है क्योंकि ये ग्रुप 3 बार। अच्छा, कार्बिनॉल सिस्टम में बहुत सारे नाम से पूछे भी नहीं जाते। कार्बिनॉल सिस्टम पर बहुत कम नामों को हम लोगों से डिमांड रहती है, और वो बहुत कम जो नाम है वो आपके सामने लिखे रहते हैं। अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट पद्धति को, अगले सिस्टम को। ये सिस्टम तो सभी जानते हैं, IUPAC सिस्टम, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, कहते हैं IUPAC, IU, और इसको बोलते हैं पैक सिस्टम। IUPAC या IUPAC सिस्टम पर अगर नाम पढ़ना हम स्टार्ट करें तो देखो नाम पढ़ने का एक तरीका है, क्या है? इस शब्द को ध्यान से देखना, एल्केन ऑल। तो ये एल्केन ऑल के बीच में ये जो जगह छूटी है ये क्या है भैया? ये जगह ये छूटी है कि इस जगह पर आप ऑल अर्थात OH ग्रुप का स्थान बता सकते हैं। तो OH ग्रुप पहले नंबर के कार्बन पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कहाँ है?
पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो आप उस खाली जगह पर। बाकी ध्यान रखना है नाम कैसे होता है, जल्दी से इसके नाम शुरू करते हैं। पहला ही कंपाउंड आपको मिल गया है बेटा, कार्बन 1 को मेथ कहते हैं। कार्बन 1 को हम लोग बोलते हैं मेथ, और आपने देखो लिखा कैसे था, एल्केन। तो अगर एल्केन के हिसाब से मेथ का नाम पड़े तो ये हो जाएगा मेथेन, और नाम के लास्ट में क्या लगाना है, ऑल, तो बेटा हो जाएगा मेथेनॉल। एक बात और दिमाग खोलकर सुन लो, सारी बातें देखो, ये वाली बात क्या कहोगे सर जी बीच में स्थान नहीं था बेटा। अच्छा ये बताओ, इसमें कार्बन 1 था तो एक ही कार्बन पर हमेशा OH लगता। स्थान बताने की जरूरत तब होती है जब बेटा आपको ऐसा लगे कि इस कार्बन पर OH न लगकर किसी दूसरे नंबर के कार्बन पर OH लग सकता है। जैसे मैं देखो फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है सूरज वर्मा और एक है सूरज शर्मा, तो क्या है फिर जब आप अपनी क्लास में बुलाने जाओगे बच्चे को, स्टूडेंट को, तो क्या बताओगे, केवल सूरज नहीं बुला दोगे, फिर ये पद्धति तो गलत है क्योंकि एक ही नाम के 2 बच्चे हैं। तो फिर आप क्या करोगे, उनके नाम को पूरी तरह से बुलाओगे कि आप सूरज वर्मा को बुला रहे हैं या सूरज शर्मा को। या फिर ऐसा कर लेते हैं टीचर लोग, अटेंडेंस लेते वक्त नाम के लास्ट में फर्स्ट या सेकंड नंबर दे देते हैं, तो बोल देते हैं सूरज फर्स्ट या फिर सूरज सेकंड। इससे क्या होती है, एग्जैक्टली व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अब अगर पूरी क्लास में एक ही सूरज है, जैसे यहाँ पूरी क्लास में एक ही कार्बन है, तो फिर इसके बाद फर्स्ट या सेकंड नंबर का कोई भी अर्थ उत्पन्न नहीं है। वहाँ तो पूरी क्लास में भाई एक ही सूरज है, भैया उसी को बुलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखना, इस पे नंबर क्यों नहीं डाला गया ऑल के पहले, रीजन है कि एल्कोहल एक ही कार्बन है, उसी में लगा है। पोजीशन तो बताने की जरूरत ही नहीं है। पोजीशन बताने की जरूरत तब होती है जब हमको ऐसा लगता है कि पोजीशन चेंज की जा सकती थी। OH की पोजीशन कभी चेंज नहीं की जा सकती थी। इसका नाम पढ़ेंगे बेटा, कार्बन 2 वाले ग्रुप को 1 बोलते हैं, लेकिन नाम में देखो क्या लिखा था, एक एल्केन। वैसे 1 का नाम हो जाएगा एथेन, और बेटा इसमें भी लगा देंगे ऑल की जगह, OH की जगह ऑल। तो सर जी इसमें भी नाम नहीं पता, इसमें तो कार्बन 2 थे बेटा। सोचो अगर मैं इस CH2 के साथ OH लगा देता तो भी आप इधर से नंबर डाल के पहले नंबर का कार्बन पर OH बता देते। मैं इधर पर OH लगा देता तो आप इधर से नंबर डाल के पहले नंबर पर OH इसको बता देते। तो जिधर से नंबर पड़ता उसी ओर से आप पढ़ते, जिधर से OH उपस्थित होता उधर से नंबर डालते, और हर कंडीशन पर एथेन फर्स्ट ऑल बनता। इधर OH लगाता तो भी एथेन फर्स्ट ऑल, उधर OH लगा देता तो भी एथेन फर्स्ट ऑल। तो दोनों कंडीशन पर अगर फर्स्ट ऑल बन रहा है तो इसमें भी नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभावना होनी चाहिए अलग अलग कंपाउंड बनने की। इसको देखते देखो, प्रोपेन कार्बन 3 है, इसलिए बेटा प्रोपेन नाम देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोपेन। अभी जब डायरेक्ट ऑल लिख रहे थे तो प्रोपेन में लास्ट में ई नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि प्रोपेन के बाद नंबर लिखना है तो प्रोपेन की स्पेलिंग में लास्ट में ई जाएगा। अब देखो जरा, OH ग्रुप पहले नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ लिख देंगे फर्स्ट ऑल। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, नंबर बताया है तो ई पर खत्म करना है ना, नंबर नहीं बताया तो एन पर खत्म हो जाता था। अभी इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, कार्बन तो 3 इसमें भी है, इसलिए भैया प्रोपेन तो ये है, लेकिन बेटा इसमें देखो दूसरे नंबर पर OH लगा है। पहले नंबर का कार्बन ये हो गया, दूसरे नंबर का कार्बन ये हो गया, तीसरे नंबर के दूसरे नंबर पर OH लगा है, तो 2 ऑल। प्रोपेन फर्स्ट ऑल एंड प्रोपेन सेकेंड ऑल, इसको पढ़ेंगे बेटा। अच्छा नंबर इसमें से इधर से पढ़ेगा, जिधर एल्कोहलिक ग्रुप समीप पड़ता है उधर से गिनोगे तो पहला दूसरा तीसरे नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप है, और इधर से बेटा नंबर डालते हो तो दूसरे नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप है, तो भैया नंबरिंग इधर से ही, क्योंकि सीधी लाइन में कार्बन 4 है तो नाम इसका पड़ जाएगा ब्यूटेन, और बेटा दूसरे नंबर पर OH लगा है इसलिए 2 और OH को क्या पढ़ देना है और। लास्ट पे चलते हैं इसमें। अच्छा इसके बाद भी एक फॉर्मूला है, इसके नाम को अगर पढ़ने के लिए चले ध्यान से देखिएगा इसको। पहले तो कार्बन कितने हैं 2, और दोनों ही कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इसी OH को चाहते तो यहाँ नीचे लटका देते, तो
दो कार्बन के लिए सबसे पहली बात, दो कार्बन के लिए एथेन, जो यहाँ भी दो कार्बन थे, यहाँ भी दो कार्बन थे, तो एथेन पहले नंबर पर, फर्स्ट कॉमा सेकेंड, पहले नंबर पर भी OH, दूसरे नंबर पर भी OH, तो 1,2। अच्छा OH कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसलिए नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे? डाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डाई का मतलब 2 बार, ऑयल का मतलब होता है OH। तो एथेन के सूत्र में 1 और 2 नंबर के कार्बन पर 2 बार अल्कोहल ही यूज किया गया। लास्ट में इसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे और देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। सीधी लाइन में बेटा कार्बन कितने हैं? 4, और सॉरी 5 हैं, 1 2 3 4 5 को तो सबसे पहले नाम देने वाले हैं पेंटेन। अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कहता है OH इधर से नजदीक पड़ता है, दोनों ओर से सेम, देखो इधर से भी दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, इधर से भी दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, जिधर से आपकी इच्छा उधर से नाम पढ़ लीजिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, 5 कार्बन के लिए पेंटेन दूसरे और चौथे पर, तो 2,4 डाई और लास्ट में क्या लगा देते? ऑल। तो डाई का मतलब 2 बार, ऑल का मतलब एल्कोहल को यूज किया गया है। तो इस प्रकार से बेटा आपने एल्कोहलों का नामकरण पढ़ा 3 विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में या 3 विभिन्न प्रकार के सिस्टम में। आपकी एनसीईआरटी बुक पर एक्सरसाइज दी गई होगी आईयूपीएसी नामकरण की, या सामान्य पद्धति पर नामकरण की, या व्युत्पन्न पद्धति पर नामकरण की। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक काम करें, आप खुद एक्सरसाइज में लिखे सूत्रों के आईयूपीएसी नाम, सामान्य पद्धति के नाम, व्युत्पन्न पद्धति के नाम लिखने की कोशिश करें। अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस फॉर्मूले को लेकर के आ जाना, हमें बता देना, हम भैया उसका आंसर लगा देंगे। तो एक काम करना, एक और नोट कर लीजिए और नाम पढ़ने के तरीके को याद रखें, क्योंकि क्या होगा कि अब जब भी नाम आएगा हम खुद आपसे पूछेंगे नाम उसका। तो नोट कर लेते हैं, बाकी की पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास में।